अभिवादन। कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि हमारा शरीर मतलब एक ही समय पर कितने सारे काम करता है। हम्म। हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये सब अपने आप हो रहा है, बिना हमारे ध्यान दिए। बिल्कुल, एक जादुई मशीन की तरह। हाँ, किसी जादुई मशीन से कम नहीं है। तो आज हमारे पास इसी मशीन का कह सकते हैं एक यूजर मैनुअल है। 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताब का एक अध्याय, जैव प्रक्रम। हम्म। जैव प्रक्रम। ये उन बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में है जो किसी भी जीव को जीवित बनाती हैं। हम्म। तो आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटने वाले, नहीं। हम एक कहानी सुनेंगे। मान लीजिए हमने खाने का एक निवाला लिया, हम उस निवाले के सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि वो कैसे हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचकर उसे ऊर्जा देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा शरीर अंदर से कैसे काम करता है। हाँ बिल्कुल, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का, क्योंकि ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये अलग अलग नहीं है। ये एक ही कहानी के 4 अध्याय हैं जो एक दूसरे से मतलब पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले निवाले से। पहले निवाले से। ठीक है, तो कहानी का हीरो है भोजन का एक टुकड़ा। सबसे पहले वो मुंह में जाता है, और यहाँ सिर्फ उसे चबाया नहीं जाता, कुछ और भी होता है ना? बिल्कुल, यहीं से मतलब पाचन का काम शुरू हो जाता है। अच्छा, मुंह से ही? हाँ, मुंह से ही। हमारी लार में, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एमिलेस। वो एक कैंची की तरह काम करता है और भोजन में जो स्टार्च होता है उस जैसे जटिल अणुओं को काटना शुरू कर देता है। तो केमिकल फैक्ट्री मुंह से ही चालू हो जाती है। फिर भोजन नीचे जाता है पेट की तरफ। मुझे लगता है पेट में असली एक्शन होता है। हाँ, सुना है वहां बहुत एसिड होता है। आप उसे एक्शन कह सकती हैं या एक केमिकल हमला। भोजन एक नली से, जिसे ग्रसिका कहते हैं, उससे नीचे उतरता है। और ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं होता। इस नली की मांसपेशियां वो लहरों की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। अच्छा। इसे क्रमकुंचक गति कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ट्यूब से आखिरी टूथपेस्ट निकालने के लिए उसे दबाते हैं। अरे वाह। इसी वजह से अगर आप उल्टे लटक कर भी खाएं तो भी खाना पेट तक पहुंच जाएगा। कमाल है। तो ये टूथपेस्ट की तरह पेट में पहुंच गया। अब पेट में क्या होता है? पेट एक, समझ लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर की तरह है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा है। ये एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि वो रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। क्या बात है। ये भोजन में मौजूद कीटाणुओं को मारता है और एक अम्लीय माहौल बनाता है। और इसी एसिडिक माहौल में पेप्सिन नाम का एक और एंजाइम एक्टिवेट होता है। और उसका काम? उसका खास काम है प्रोटीन को तोड़ना। एक मिनट, एक सवाल है। अगर ये एसिड इतना तेज है तो ये हमारे पेट को ही क्यों नहीं मतलब बचा डालता? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा पेट बहुत होशियार है। वो अपने अंदरूनी दीवारों पर श्लेष्मा यानी म्यूकस की एक मोटी परत बनाकर रखता है। अच्छा, एक प्रोटेक्शन लेयर। हाँ, जो उसे अपने ही एसिड से बचाती है। इसके बाद ये आधा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत्र में जाता है, जो पाचन तंत्र का असली पावर हाउस है। तो हमने भोजन को तोड़कर छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल दिया है, लेकिन ये पोषक तत्व मेरी उंगली के सिरे तक या मेरे दिमाग तक ये पहुंचेंगे कैसे? कोई डिलीवरी सिस्टम तो होगा? बिल्कुल। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय यानी वहन या ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है। ओके। छोटी आंत में पचे हुए पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। अब खून हमारे शरीर का अल्टीमेट डिलीवरी नेटवर्क है। एक सुपर हाईवे की तरह। हाँ, एक सुपर हाईवे की तरह, जिस पर लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये गाड़ियां क्या हैं? मेरा मतलब है खून तो बस एक लाल तरल जैसा दिखता है। वो लाल तरल प्लाज्मा है जो इस हाईवे की सड़क की तरह है, लेकिन इस पर चलने वाली गाड़ियां अलग-अलग हैं। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, ये ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कसकर पकड़ लेता है। फिर है श्वेत रक्त कोशिकाएं। वो हमारी बॉडी की पुलिस फोर्स जो आर्मी है, जो बाहर से आए किसी भी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस से लड़ती हैं। और प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स है इमरजेंसी रिपेयर टीम। कहीं चोट लगती है तो ये फौरन वहां पहुंचकर खून का थक्का जमा देती हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। अच्छा, ये धमनी और शिरा का फर्क मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। लोग कहते हैं एक में साफ खून होता है, दूसरे में गंदा। हाँ,
क्या ये सही है? ये एक आम गलतफहमी है। असल फर्क खून की क्वालिटी का नहीं, बल्कि उसके बहने की दिशा का है। दिशा का। बाकी हिस्सों तक ले जाना। और शिराएं? वहीं शिराएं यानी वेन्स, वो खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं, इसलिए उन पर प्रेशर कम होता है और उनकी दीवारें पतली होती हैं। लेकिन इसमें भी तो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है ना? हाँ, और वही इस नियम को साबित करता है। फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी धमनी है जो गंदा यानी ऑक्सीजन रहित खून दिल से फेफड़ों तक ले जाती है। अच्छा। और फुफ्फुस शिरा अकेली ऐसी शिरा है जो फेफड़ों से साफ यानी ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल तक लाती है। तो याद रखने वाली बात दिशा है, साफ या गंदा नहीं। बिल्कुल। ये तो इंसानों की बात हुई। पौधों के पास तो मतलब दिल नहीं होता। नहीं। फिर वो पानी को जड़ों से लेकर सबसे ऊंची पत्ती तक कैसे पहुंचाते हैं? पौधों का सिस्टम और भी ज्यादा अनोखा है। हाँ। उनके पास 2 तरह के पाइपलाइन सिस्टम होते हैं। एक है जाइलम। जाइलम। ये पानी और मिनरल्स के लिए बना वाटर पाइप है। ये पानी को जड़ों से ऊपर की ओर खींचता है। खींचता है? कैसे? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से। मतलब जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वे खिंचाव या सक्शन पैदा करता है। जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं? बिल्कुल वैसे ही। और दूसरा पाइपलाइन है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जड़ों या फलों तक? हाँ, ये एक तरह का फूड डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है। तो हमारा डिलीवरी सिस्टम यानी खून पोषक तत्वों को लेकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंच गया है। लेकिन ये पोषक तत्व तो सिर्फ कच्चा माल है ना? सही। इनसे ऊर्जा कैसे बनती है? यहीं पर श्वसन की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। अब हम कहानी के तीसरे और सबसे जरूरी अध्याय पर आ गए हैं, श्वसन। श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। असली खेल तो कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं के अंदर? हाँ, हमारे खून ने जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाई है, कोशिका उसे अपने पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाती है। और वहाँ क्या होता है? वहाँ उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है। ये एक तरह की नियंत्रित आग है जिससे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा? और ये ऊर्जा एटीपी नाम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में पैक हो जाती है। एटीपी? हाँ, एटीपी को आप कोशिका की करेंसी या बैटरी समझ सकते हैं। शरीर को कोई भी काम करना हो उसे ये एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया में 2 चीजें बेकार बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लेकिन कभी-कभी जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या बहुत ज्यादा कसरत करते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। हाँ, क्रैम्प्स। क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है। जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तेजी से आपका शरीर पहुंचा नहीं पाता। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके। ऐसी इमरजेंसी में आपकी मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ने लगती हैं। बिना ऑक्सीजन के? ये कैसे मुमकिन है? ये एक बैकअप प्लान की तरह है, लेकिन इस प्रक्रिया में ऊर्जा तो बहुत कम बनती है और साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। अच्छा, लैक्टिक एसिड? हाँ, और यही लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें जलन और दर्द महसूस होता है, जिसे हम क्रैम्प कहते हैं। बिल्कुल। ये आपकी मांसपेशियों का सिग्नल है कि भाई बस करो, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कहानी अब पूरी हो रही है। हमने खाना खाया, उसे पचाया, पोषक तत्वों को खून के जरिए हर कोशिका तक पहुंचाया और फिर कोशिका ने ऑक्सीजन की मदद से उन पोषक तत्वों से ऊर्जा बनाई। लेकिन इस पूरी फैक्ट्री में कुछ कचरा भी तो बना होगा? हर फैक्ट्री में कचरा बनता है और यही कहानी का चौथा और आखिरी अध्याय आता है, उत्सर्जन यानी कचरे का निपटाना। हाँ, हमने देखा कि ऊर्जा बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ये एक हानिकारक गैस है। सही। खून इसे वापस फेफड़ों तक लाता है और हम सांस छोड़कर इसे बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी तो कचरा होता होगा? हाँ, प्रोटीन के पाचन से यूरिया जैसे नाइट्रोजन वाले जहरीले पदार्थ भी बनते हैं। ओके। इन्हें खून से निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये जहर की तरह काम करेंगे। और इस काम के लिए हमारे पास 2 शानदार अंग हैं, वृक्क यानी किडनी। किडनी के बारे में मैंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पढ़ी थी। क्या? ये कि वो दिन भर में करीब 180 लीटर खून साफ करती है। हाँ, 180 लीटर? ये तो मेरे वजन से भी 2 गुना है। ये कैसे संभव है? ये तथ्य सच में दिमाग घुमा देने वाला है
और ये हमारी किडनी की अद्भुत क्षमता को दिखाता है। हमारी किडनी में लाखों छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन? ये लगातार खून को छानती रहती हैं। दिन भर में लगभग 180 लीटर तरल पदार्थ खून से छनकर इन यूनिट्स में आता है। लेकिन अगर 180 लीटर क्षमता है तो हम उतना मूत्र तो उत्सर्जित नहीं करते, वो सब जाता कहाँ है? और यही किडनी का असली जादू है। छानने के बाद वो उस तरल पदार्थ में से लगभग 99% पानी और काम की चीजों जैसे ग्लूकोज और जरूरी लवणों वापस सोख कर खून में भेज देती है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग प्लांट है। गजब। सिर्फ बचा हुआ कचरा यानी यूरिया और अतिरिक्त पानी मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, जो दिन में करीब 1 या 2 लीटर ही होता है। और जब किसी की किडनी ये काम करना बंद कर देती है, तब उन्हें डायलिसिस नाम की मशीन का सहारा लेना पड़ता है, जो शरीर के बाहर यही काम करती है। तो पोषण से लेकर उत्सर्जन तक ये चारों प्रक्रियाएं एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। भोजन के एक निवाले से शुरू हुई कहानी शरीर को ऊर्जा देने और फिर खुद को साफ करने पर खत्म होती है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल लेकिन पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रकृति ने जीवन को चलाने के लिए कितने शानदार और कुशल तरीके ईजाद किए हैं। हर सिस्टम दूसरे पर निर्भर है। पाचन तंत्र का कोई मतलब नहीं अगर परिवहन तंत्र ना हो। परिवहन तंत्र बेकार है अगर श्वसन से ऊर्जा ना बने। सही। और ये सब कुछ बेकार है अगर उत्सर्जन तंत्र शरीर से जहर बाहर न निकाले। ये एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह है। एक परफेक्ट सिम्फनी। इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? हमने डायलिसिस यानी कृत्रिम किडनी की बात की। ये एक जैविक प्रक्रिया की नकल करने वाली तकनीक है। हाँ। तो जैसे जैसे तकनीक और तरक्की कर रही है, क्या हम भविष्य में जीवन की दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं जैसे पौधों का प्रकाश संश्लेषण या हमारी कोशिकाओं का ऊर्जा बनाना, इन्हें भी कृत्रिम रूप से दोहरा पाएंगे? और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो जीवन और मशीन के बीच की जो रेखा है वो कितनी धुंधली हो जाए।